Hello everyone, this is Vivek Paul. Welcome you all in Sankalp Education Jamtara. So we are in the series of mind map. हम लोग हर चैप्टर का माइंड मैप बनाते जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का। इसके पहले 2 चैप्टर्स का माइंड मैप ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 क्लास 12 फिजिक्स का माइंड मैप। ये बेस्ट वीडियो होने वाला है एग्जाम टाइम में, एग्जाम के जस्ट पहले पूरा चैप्टर को रिवाइज करने का। तो चैप्टर 3 आपका क्या है? चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी है। आपका पता है आपको चैप्टर 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका माइंड मैप है आपके सामने। तो अगर आप चाहें तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, उसके बाद एक एक करके इसका टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3। सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक्स के नाम, कम से कम बेसिक जो टॉपिक के नाम हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, उसके बाद पढ़ना है करंट डेंसिटी, उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद मोबिलिटी, उसके बाद रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। इधर आप चले तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ना है, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ना है। बीच में एक बात बोलना भूल ही गया, ये ओम्स लॉ के बारे में भी पढ़ना है, जो ऑलरेडी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो। क्लियर है? क्लियर है? एक और बात जो छूट रहा है, जो टेम्परेचर डिपेंडेंसी करके जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फाइन, वो चीज़ यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आई विल डिस्कस इन द सेम वीडियो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आप सभी को पता है। ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पज से बना हुआ है। आज देखिए, 1 साल बाद के देखिए, या 5 साल बाद में देखिए, जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके होंगे तब ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है। पूरा जो भी टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उसका एक जगह पे सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये रिवीजन पर्पज से बनाया गया है। आप लोगों को जैसे कि पहले बता चुके हैं, चार्ट पेपर लीजिए, मेरे साथ साथ बनाइए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। जब किसी एरिया से, सोचिए आप वायर से, तो वायर का क्रॉस सेक्शन होगा, ये वायर है मान लीजिए, तो वायर का ये क्रॉस सेक्शन है, यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, इसका रेट बोले तो स्पीड एक तरह से बोल सकते हो, है कि नहीं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एन एरिया। तो जब भी रेट शब्द आता है, आपको पता फिजिक्स में हम लोग रेट वर्ड को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, देखिए I = Q/T। आप क्लास 10 में भी ये चीज पढ़े, बेसिक बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, नया कुछ भी नहीं है इसमें। I = Q/T, ये पहले से जानते हैं। जो नया बात है जो आप क्लास 12 में आके पढ़ते हो वो क्या है ना, I = इंटीग्रेशन ऑफ J.ds। ये आपके लिए नया है। क्यों ना? J आ गया यहाँ पे। J क्या है ना? करंट डेंसिटी है, जो आपको आगे जाकर के पढ़ना है। यहाँ पे इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला होता है I = what? I = इंटीग्रेशन ऑफ J.ds when the area is variable, when the area is varying। हो सकता है ना, ये जो वायर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वायर। क्लियर है? या सिमेट्रिकल वायर बोल सकते हैं, या होमोजीनियस वायर बोल सकते हैं। ये वायर होमोजीनियस है क्योंकि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सेम इसका डायमेंशन है। हो सकता है ऐसा कोई वायर है कहीं पे पतला हो, कहीं पे मोटा हो, तो उस जगह पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी वेरिएबल, सो द करंट बिकम्स विल बी वेरिएबल। सो इस फॉर्मूला का आप अप्लाई कीजिएगा, I = J.ds। क्लियर है? अब आते हैं करंट डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो सिंपल अगर बोले, करंट डेंसिटी इज व्हाट ना, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। सिंपल, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो I = सिंपल में क्या लिख सकते हैं ना, सॉरी, करंट डेंसिटी = J = क्या लिख सकते हैं, करंट I / A पर यूनिट एरिया। लेकिन एरिया को AS जो भी वन हो आप लिखिए, एरिया है लेकिन जो भी हो। लेकिन ध्यान से, जो भी करंट जा रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस बात का ध्यान रखना होगा।
ठीक है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला में आप देखेंगे, आप ऑलरेडी डिटेल में पढ़े होंगे अपना टॉपिक में, यहाँ पे सिर्फ आपको क्लियर करते जा रहे हैं कि ये सब चीजें आपका दिमाग में होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू हो, चाहे डेरिवेशन हो, चाहे आपका कोई भी आपका टॉपिक हो, कोई भी इसमें से टॉपिक हो, आप क्लियर कर सके, आपका दिमाग में सेट हो कि ये टॉपिक्स है इस चैप्टर में। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा J इक्वल टू DI/DS cos थीटा। हमने यहाँ पे बोला था I/S है ना, माना करंट बाय एरिया, यहाँ पे cos थीटा लिखा हुआ है। इट इज इसलिए लिया हुआ है कि आप हमेशा कंपोनेंट ऑफ दैट एरिया वेक्टर लीजिए जिस एरिया वेक्टर के थ्रू करंट जा रहा है। करंट किधर जा रहा है देखिए ध्यान से, और एरिया अगर किधर भी है उस एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना है आपको ना, जिधर करंट जा रहा है उस एरिया को लेना है। बोलने का मतलब मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया है और करंट कुछ इस प्रकार जा रहा है, एरिया का डायरेक्शन ये है, तो ये नहीं लेना होगा, आपको देखना होगा कि यहाँ एंगल कितना है, थीटा है मान लेते हैं। अगर ये एरिया वेक्टर है तो इधर इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, a cos थीटा, ठीक है, और इधर करंट जा रहा है, तो सिंपल बात है, समझ में आ रहा क्या करना है ना, आई कर दीजिए, डी आई मैंने छोटा सा एक एरिया के लिए हम बात कर रहे हैं ना, DI/DS cos थीटा, ये एरिया का कॉस कंपोनेंट को आपको लेकर के आगे बढ़ना है। क्लियर है। एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू ई। क्या होता है, सिग्मा इंटू ई। सिग्मा क्या है भाई साहब, सिग्मा होता है कंडक्टिविटी, और आगे हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, ऑलरेडी आप जानते होंगे। तो सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ds क्या है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थीटा क्या है ना, एंगल बिटवीन ds, जो ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, और करंट जिधर फ्लो हो रहा है उसके बीच का एंगल थीटा होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। तो करंट डेंसिटी समझ में आया, सिंपल याद रखिएगा, कुछ याद नहीं रहे तो करंट पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया का कौन सा कंपोनेंट लीजिएगा, जिधर करंट जा रहा है उधर वाला कंपोनेंट लीजिएगा, ठीक है। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो इट। तो मैथ वाले घबराएंगे नहीं, अगर मैथ है तो भी आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, आप अगर बायो लिए हैं तो भी फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, तो मैथ वालों के लिए तो आसान हो जाएगा ये समझना, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं टॉपिक में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ कंडक्टर। क्लियर है, किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज चलता है ना, उसे सिंपल वेलोसिटी नहीं कहते, क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो डेरिवेशन है इसका, आप डेरिवेशन किए होंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू पे आता हूं ना, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वीडी इक्वल टू होता है I/NEA, डायरेक्ट याद रखिएगा। I माने करंट, N मतलब नंबर ऑफ चार्ज, E माने चार्ज ऑफ वन मतलब इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, जिस चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, और वैल्यू क्या होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और ए क्या है, किस एरिया के थ्रू ये पार हो रहा है, तो I/NEA। VD इक्वल टू क्या होता है, I/NEA। इन टर्म्स ऑफ J अगर निकालना चाहें, यहाँ J के ऊपर में ना एरो दे दीजिएगा, बिकॉज J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी आपका वेक्टर है, बट करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी होता है, और डीपली जाएं तो करंट जो है वो टेंसर क्वांटिटी होता है। आपको यूज नहीं है, चिंता मत कीजिए, सिंपल बात आप याद रखिएगा, करंट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, बट करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो VD इक्वल टू क्या होता है ना, I/NEA या फिर J/NE। J क्या है ना आपका, J क्या है आपका, करंट डेंसिटी। अभी मैंने डिस्कस किया ना J क्या है ना, J का मतलब होता है ना I/A, तो देखिए I था यहाँ A था, इन दोनों को हटा करके हमने J लिख दिया, क्या हो गया ना, J/NE। क्लियर है, तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जस्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद एक टॉपिक आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, इससे MCQ बहुत ज्यादा बनता है, देखिए छोटा छोटा सवाल बोर्ड में आता है, ठीक है। तो MCQ के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूलाज मैं बता रहा हूं आपको, क्लियर है। तो मोबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, इसका सिंबल होता है न्यू इक्वल टू क्या होता है, VD/E। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा क्या, मोबिलिटी। क्लियर। अब एक और फॉर्मूला है इसका ना, क्या होता है ना, सिग्मा τ/m। क्या है ना, सिग्मा τ/m। देखिए टाउ क्या है आपको पता है, टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम, आपने पढ़ा होगा, व्हाट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसे असल में इसे एक और नाम से जाना जाता है, एवरेज कोलिजन टाइम, इसीलिए टाउ लिख दिए हैं, एवरेज कोलिजन टाइम। क्लियर है ना। मास ऑफ चार्ज दिया हुआ है m इज द मास ऑफ चार्ज, एंड सिग्मा इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी, ठीक है। सिग्मा कंडक्टिविटी है, m क्या, मास ऑफ दैट चार्ज, और टाउ क्या है ना, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
या फिर कॉलिजन टाइम, एवरेज कॉलिजन टाइम, ये पढ़ाया हुआ होगा आपका डिटेल में टॉपिक के अंदर। सीधा सीधी यहां मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, VD बाई ई या फिर सिग्मा टाउ बाई एम। एम इज द मास ऑफ दैट चार्ज यू आर टॉकिंग अबाउट। ओके, अब है आपका रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या है ना, रेसिस्टेंस अलग चीज है, रेसिस्टिविटी अलग चीज है। क्लियर है? रेसिस्टिविटी जो है ना मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। जैसे आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है आपका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कि उससे होकर के लाइट कितना तेजी से पार हो सकता है, ये डिटरमाइन करते हैं। उसी तरह से रेसिस्टिविटी क्या है ना, ये डिटरमाइन करता है किसी कंडक्टर से होकर कितना तेज करंट पार हो सकता है। सो रेसिस्टिविटी इज व्हाट ना 1 बाय कंडक्टिविटी। ठीक है ना, कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिस्टिविटी। इसका मतलब कंडक्टिविटी समझ लेना से काम बन जाएगा। कंडक्टिविटी क्या है ना, कोई भी कंडक्टर अपने से होकर के कितना ज्यादा कंडक्टेंस, बोले तो इलेक्ट्रिसिटी पार कराने का कैपेसिटी रखता है, दैट इज व्हाट कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, रो इक्वल टू 1 बाई ए। इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस आपने पढ़ा होगा, ये क्लास क्लास 10 में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई, ये पढ़ा था ना। रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई। रो इज द रेसिस्टिविटी एंड आर इज द रेसिस्टेंस, एल इज व्हाट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो ये रो के बारे में बात कर रहे हैं। रो इज ऑल्सो टर्म्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, माने रेसिस्टिविटी इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। सिंपल याद रखिएगा, 1 बाई सिग्मा इज रो। अब कंडक्टिविटी के बारे में अगर बात कर लें तो कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है करंट डेंसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होता है, याद रखिएगा, करंट डेंसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा इक्वल टू जे बाई ई, करंट डेंसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इधर वाला पूरा क्लियर हो गया है। अब आगे चलते हैं, यहां से शुरू करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे न्यूमेरिकल भी बनता है और इसका एक डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन करके इस फॉर्मूला को प्रूफ करना रहता है, आपको पता है। मैं बता देता हूं सिंपल कंडीशन क्या है। कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है ना, देखिए यहां पे एक रेसिस्टर लगा हुआ R1, यहां लगा हुआ R2, यहां लगा हुआ R3, यहां लगा हुआ R4 और यहां पे पॉइंट्स का नाम दे दिया गया है A, B, C, D। क्लियर है? और C और D टर्मिनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया है। क्लियर है? पता करने के लिए कि कितना करंट इस वायर के थ्रू पार हो रहा है। अगर देखिए लिखा हुआ है इफ R1 डिवाइड बाई R2 इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4, मतलब आप चेक करेंगे ये चीज कि ये R1 डिवाइड बाई R2 क्या R3 डिवाइड बाई R4 के बराबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे होकर कोई करंट पार नहीं होगा, इस गैल्वेनोमीटर से होकर के कोई करंट पार नहीं होगा, मतलब डिफ्लेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, क्योंकि इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी आर सेम। आपको पता है करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना बहुत जरूरी है, बिना पोटेंशियल डिफरेंस का करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो यहां पे चूंकि पोटेंशियल दोनों पॉइंट का सेम हो गया तो इस वायर में कोई करंट नहीं जाएगा, लिख दिया है नो करंट थ्रू जी। इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा, इसलिए IG इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। ये तो रहा, और ये बहुत डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ लॉ का यूज करके डेरिवेशन आपने किया होगा वहां पे जाकर के। क्लियर है? अब आते हैं इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक डिवाइस है भाई, जो हमेशा आपके सर्किट में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखता है ताकि उस सर्किट में करंट फ्लो हो सके। याद रहेगा, लिख रहा है इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल। इसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, उसे सेल कहेंगे। तो घर में जो बैटरी यूज कर रहे हैं वो क्या है ना, सेल का कॉम्बिनेशन है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज बैटरी। ओके, माने अलग कुछ नहीं है, बहुत सारा सेल को अगर एक साथ जोड़ देंगे आप तो उसे सेल नहीं कह के बैटरी कहेंगे। बाकी यहां पे देखिए इसका EMF कैसे निकाला जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को ही EMF के टर्म से डिनोट किया जाता है सेल के टर्म में। जब हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे तो सेल में कितना EMF है ये निकाला जाता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोला जाता है, EMF। माने ये देखिए सेल लिखा हुआ है, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, इन दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसी को EMF बोलते हैं। EMF का फॉर्मूला है आपका ना, EMF को E से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल E से, इक्वल टू W बाई Q, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज मतलब
नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक कोई चार्ज को लेकर के आने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन अपॉन चार्ज इज व्हाट ईएमएफ। अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा और हम ये नहीं चाहते। आप लोग आई होप जो है ये सब चीज डेरिवेशन में किए होंगे, देखे होंगे। मैं सिंपल यहां समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि एक टर्मिनल से चार्ज को दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क किया जाता है उसे क्या कहते हैं, ईएमएफ ऑफ दैट सेल। सो वर्क डन अपॉन चार्ज इज व्हाट, ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मान लीजिए ये पॉइंट का हम ए और बी दे देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे ना, ईएम ये लिख दिए है। यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं भी ए है, इसका पोटेंशियल भी बी है, तो भी ए माइनस भी बी क्या हो जाएगा आपका, ई, दैट इज ईएमएफ। क्लियर है? तो ये तो रहा बात ईएमएफ का। और इसी सेल में आपको देखने को मिलेगा इंटरनल रेसिस्टेंस। ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। जो बच्चे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लियर किए हुए हैं ये बेटर समझ पाएंगे, ठीक है। बाकी ऐसे फिजिक्स में भी आपको समझना जरूरी है कि कोई सेल है उसके अंदर भी एक रेसिस्टेंस होता है। रेसिस्टेंस सिर्फ वायर में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। रेसिस्टेंस का मतलब द थिंग विच इज रेस्ट्रिक्टिंग द फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज का फ्लो को रोक रहा है, वही रेसिस्टेंस है। क्लियर है? तो आई होप इधर आप समझ गए हैं। इधर थोड़ा सा मिटाए हैं समझाने के लिए इंटरनल रेसिस्टेंस, व्हीटस्टोन ब्रिज ये सब बता दिए हैं। अब जरा देखिए मैं समझा रहा हूं आपको कि इंटरनल रेसिस्टेंस टॉपिक जो है किस प्रकार से आपको, देखिए ड्राइंग मैंने बनाया है यहाँ पे। वैसे देखिए ये एक सेल है, ये एक सेल है और मैंने यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना दिया। देखने में लग रहा है सर ये एक सेल है और ये एक रेसिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हम समझाने का कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो रेसिस्टेंस है ना इस सेल के अंदर में है। सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आप कंप्लीट किए होंगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हैं। दो प्लेट्स होता है बाबू, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। तो मान लीजिए इसको छोड़िए, अब इसी से समझते हैं। मान लीजिए कनेक्ट कर रहे हैं वायर को, यहाँ हम एक इंटरनल यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं। चलिए एक बल्ब लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए। ये हमारा बैटरी है। तो सर्किट कंप्लीट तो नहीं हो रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, आपको पता है कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस होते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ फ्लो करते हैं। तो देखिए यहां से यहां तक चार्ज को फ्लो करना पड़ता है ना। जो आयंस है, आयंस मतलब एक तरह से चार्ज है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्प्लेस होना पड़ता है। यहां ये कैथोड और इस एनोड में कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ इसके बीच का कनेक्शन कौन है, इसके बीच का कनेक्शन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहां से यहां तक जो चार्ज को जाने में रेसिस्टेंस माने रोकता है, वही क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस। उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस। ये सेल की अंदर की बात है और एक बाहर रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये बल्ब है, ये अलग चीज है। क्लियर है? ये बाहर का रेसिस्टेंस है और ये अंदर में जो रेसिस्टेंस है उसको स्मॉल आर से डिनोट हम कर रहे हैं। तो इसको फिजिक्स में डिनोट करने का तरीका अभी जैसे कि मैंने यहां पे बना के रखा, आप देखिए ध्यान से। ये ईएमएफ ऑफ द सेल लिखा हुआ है ई, ये क्या है आर, इंटरनल रेसिस्टेंस लिखा हुआ है। ये रेसिस्टेंस असल में सेल के अंदर में ही है। क्लियर है? लेकिन कहां दिखाए, तो इसीलिए बाहर दिखाया गया है। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला किस प्रकार से याद करेंगे ना, मान लीजिए दो टर्मिनल है, दो टर्मिनल के बीच में एक सेल लगा हुआ है, ठीक। ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, ठीक। इसके बीच का इंटरनल रेसिस्टेंस को यहां पे डिनोट कर दिए हैं, ये आर है। इसके अंदर का रेसिस्टेंस ये ईएमएफ है। क्लियर? तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा देखिएगा ना, भी ए पॉजिटिव टर्मिनल वाला पहले लीजिएगा, भी ए माइनस नेगेटिव टर्मिनल वाला बाद में लीजिएगा, भी बी इक्वल टू क्या होगा, इस सेल का ईएमएफ माइनस आई आर। माने यहां से होकर के जो करंट जा रहा है उसके साथ इंटरनल रेसिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा, E माइनस आई आर। सो दिस विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल। फाइन, एंड E इज द EMF ऑफ द सेल। बोलने का मतलब मार्केट से जो आप सेल खरीद के लाते हैं, अगर उस सेल में लिखा हुआ 2 वोल्ट लिखा हुआ मतलब वो ईएमएफ है। लेकिन जैसे ही आप इसको आप गैल्वेनोमीटर से चेक कीजिएगा कि कितना पोटेंशियल है तो आपको उससे कम दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि उसके अंदर में इंटरनल रेसिस्टेंस है भाई। वो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, इसका पोटेंशियल को कम कर रहा है। मतलब 2 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेगा आपको, 2 वोल्ट लिखा हुआ है, दैट इज द ईएमएफ ऑफ दैट सेल। बट सप्लाई जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई है वो आई आर माइनस करके आएगा। मतलब 2 वोल्ट का बैटरी का जो सप्लाई होगा वो आपके पास लगभग 1.8 वोल्ट होगा। हम एक अप्रॉक्स बता रहे हैं, 2 वोल्ट नहीं होगा, उससे कम होगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो फॉर्मूला भी समझ में आ गया होगा, भी ए माइनस बी बी इक्वल टू ई माइनस आई आर। ऑलरेडी आप ये सब चीज कवर किए होंगे, ये कोई नया बात नहीं है। मैं पुराने बातों को आपके सामने जो है रिवाइज कराने के लिए के मोटो से आया हुआ हूं।
अब सेल का ही आप ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ते हो। एक ग्रुपिंग ऑफ सेल में क्या है ना, दो तरह का कनेक्शन होता है, पैरेलल और सीरीज का कनेक्शन, ठीक है। तो पहले देख लीजिए सीरीज कनेक्शन। मान लीजिए कोई दो सेल हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं, इसका ईएमएफ आप E1 मान लीजिए, इसका ईएमएफ E2 मान लीजिए, क्लियर है। दोनों का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, मान लेते हैं इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस हमने लिख दिया, यहां पे A मान लिए, ये टर्मिनल को B मान लिए, क्लियर है। तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे दोनों सेल का? दोनों सेल का इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होगा ना, ई इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सर ना, ई इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है, अगर सीरीज में है तो सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ई इक्विवेलेंट निकल जाएगा अगर सीरीज में है तो। अच्छा सर करंट कैसे निकालेंगे? करंट कैसे निकालेंगे कि करंट कैसे जा रहा है? सीरीज में तो करंट सर सेम होता है, हाँ सेम होगा, इससे जितना करंट जाएगा इससे भी उतना ही करंट जाएगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो निकालने का तरीका क्या होगा ना, I इक्वल टू सीरीज के लिए ई इक्विवेलेंट, दोनों का इक्विवेलेंट आप निकाले होंगे, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर कौन सा है ना, आर कोई अगर बाहर में रेसिस्टर जुड़ा हुआ है तो उसका रेसिस्टेंस लिखिएगा, प्लस इन दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस को जोड़ दीजिएगा, R1 प्लस R2। क्योंकि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर भी अगर पढ़ा होगा, इस साल तो डिलीट कर दिया है शायद, ठीक है, लेकिन अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर क्लास 10 में भी पढ़े होंगे तो आपको पता, सीरीज में जब रेसिस्टर कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर देना है आपको, क्लियर है। तो ये तो रहा आई का फॉर्मूला। अब बात करते हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, ई इक्विवेलेंट क्या होता है, E1 प्लस E2, और आई कैसे निकालेंगे ना, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर, अगर कोई बाहर में रेसिस्टर जुड़ा हुआ उसका रेसिस्टेंस प्लस जो इंटरनल रेसिस्टेंस है उसका समेशन, क्लियर है। अब बात करते हैं अगर सेल्स किसमें है, पैरेलल ग्रुपिंग में है, अगर पैरेलल कनेक्शन है तो पैरेलल कनेक्शन किस तरह से होगा, ये मान लीजिए एक सेल है तो कैपेसिटर बना दिया था, दोनों प्लेट सेम हो गया, दोनों प्लेट छोटा एक बड़ा कीजिएगा, ठीक है, और ये एक मान लीजिए दो सेल को हमने जोड़ दिया पैरेलली जोड़ दिया E1 और E2, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है। अब किस तरह से इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सिंपल डायरेक्ट याद कीजिएगा, बता रहे हैं ना, E1 इंटू R1 प्लस E2 इंटू R2, ठीक है, E1 इंटू R1 प्लस E2 इंटू R2 डिवाइड बाय जो बाहर में कोई रेसिस्टर अगर जुड़ा हुआ है, मान लीजिए अगर कोई बाहर में रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, इसका रेसिस्टेंस हम R मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ना, R प्लस, ध्यान से, अगर पैरेलल में कोई सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेसिस्टर का, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 और R2 को किस तरह से निकालते थे, अगर दो होता था तो शॉर्टकट आपने पढ़ा होगा कि R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता था ना, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये शॉर्टकट हम बता रहे हैं, बाकी आप जानते हो 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस तरह से। बाकी जो चीज आपका निकला इसको बस यहाँ पे ऐड कर दीजिए, दैट इज R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, यही चीज लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। E इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या है, E1 R1 प्लस E2 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, सॉरी I जब निकालेंगे तब, जब E इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सिंपल E इक्विवेलेंट में ये R इन्वॉल्व नहीं है, सॉरी ये जब I निकालेंगे तब है, ये सिर्फ रेसिस्टर, ये जब सिर्फ रेसिस्टेंस आप डालेंगे जब E इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि EMF में सिर्फ ये दो रेसिस्टर इन्वॉल्व है, ये रेसिस्टर इन्वॉल्व नहीं है, क्लियर है। अब अगर I निकालना है तो क्या करना है आपको, I कुछ भी नहीं, I इक्वल टू सिंपल जो आपने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाला अभी ई इक्विवेलेंट करके, उसको वैल्यू को लिखिएगा, डिवाइड में टोटल रेसिस्टेंस कर दीजिएगा, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ जो कि छोड़ चुके हैं हम, लास्ट में बताएंगे, बहुत इजी है। R प्लस क्या होता है, R प्लस R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, क्लियर है। यहाँ पे ये जुड़ जाएगा बस, क्योंकि करंट जो है सारे सर्किट्स में जा रहे हैं, यहाँ पे भी करंट जा रहा है, यहाँ पे भी करंट जा रहा है, यहाँ पे भी करंट जा रहा है, तो इन्वॉल्व हो जाता है ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो है उसको भी। तो आई होप ये पूरा क्लियर हो गया, पैरेलल और सीरीज, ये पूरा फॉर्मूलाज वगैरह लिखा हुआ आप नोट कर लीजिए, एक आध क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बिना क्वेश्चन लगाए नहीं हो पाएगा, समझ ही रहे हैं, इसीलिए ये सब चीज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज से कराया जा रहा है। अब बचता है इसमें से आपका किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ देख लीजिए। ओम्स लॉ क्या है ना, आप क्लास 10 में पढ़े हैं सर, V इक्वल टू IR, क्या पढ़े हैं ना, V इक्वल टू IR, यही ओम्स लॉ है, लेकिन नहीं है ये ओम्स लॉ तब है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए बाबू, क्योंकि रेसिस्टेंस जो है ना टेम्परेचर से बदलता है, तो एक होता है ओमिक रेसिस्टेंस, एक होता है नॉन ओमिक रेसिस्टेंस। तो अगर वो ओमिक रेसिस्टेंस है तब तो V इक्वल टू IR होगा, कोई दिक्कत नहीं है,
क्लियर है? तो V इक्वल टू IR, ये क्लास 10 वाले बच्चे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप लोग समझ रहे होंगे आई होप ना। V इक्वल टू क्या होता है? IR मान रहे हैं, लेकिन ये ओमिक रेसिस्टेंस है, नॉन ओमिक रेसिस्टेंस के लिए ये वैलिड नहीं है। अच्छा, ओम्स लॉ को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं हम। V इक्वल टू IR के जगह हम क्या लिखे हैं, देखिए J इक्वल टू सिग्मा E, कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर उधर फॉर्मूला कर दिए है, बस वीडियो लंबा नहीं करना। J इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू E। E क्या है? सिग्मा इंटू E क्या है? E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। J क्या है? J है आपका करंट डेंसिटी। तो इस तरह से आप सारे चीजों को रिवाइज कीजिए। बचा हुआ किरचॉफ लॉ अभी डिस्कस कीजिएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आगे के टॉपिक्स के बारे में क्लियर कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका 2 टॉपिक छूटा था, एक था आपका किरचॉफ रूल, ये बताएंगे, और आपका इसमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख करके लाया हूं, क्या कह रहा है? रेसिस्टेंस इक्वल टू, जो नया रेसिस्टेंस है वो इक्वल टू आर नोट, जो पुराना रेसिस्टेंस है, इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। सर कुछ नहीं समझ में आया। देखिए क्या है, कोई रेसिस्टर है, अभी फिलहाल इसका टेम्परेचर मान लेते हैं टी नोट है, इस वक्त इसका रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं आर नोट है, क्लियर है? आर नोट है। लेकिन जब इसको टेम्परेचर को बढ़ाया गया या घटाया गया, टेम्परेचर चेंज किया गया, वह बात को बदल दिया, टेम्परेचर को क्या किया गया? चेंज किया गया। टी नोट से टेम्परेचर हम टी में लेके आए तो रेसिस्टेंस भी बदल जाएगा। किस प्रकार बदलेगा ना? आर नोट से आर हो जाएगा। सो ये आर किसके बराबर होगा? तो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आर इक्वल टू आर नोट, पहले से जो रेसिस्टेंस था, इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नोट। अब एक चीज है, ये अल्फा क्या है समझ लेने से काम खत्म। इसको बोलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। अल्फा क्या है देखिए, लिख दिए हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। भैया कोई भी मटेरियल है, वो कंडक्टर है कि नहीं है, वो रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, आपको भी पता है। जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा, मतलब करंट एकदम से फ्लो नहीं होने दो, वो इंसुलेटर हो जाएगा। कंडक्टर है मतलब रेसिस्टिविटी थोड़ा कम है इंसुलेटर से, तब उससे होकर करंट फ्लो करेगा। तो उसका रेसिस्टेंस जो है किस बात पे डिपेंड कर रहा है? रेसिस्टिविटी पे। और वो रेसिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कुछ फैक्टर्स है, जिसमें से एक टेम्परेचर है। Resistivity of a material depends in some factors. Out of them, one is temperature. तो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो जिस तरह से हम रेसिस्टेंस के बारे में बात किए, रेसिस्टिविटी के बारे में वो उसी तरह से बात करेंगे। तो अगर मान लीजिए ये मटेरियल का रेसिस्टिविटी रो है, जब टेम्परेचर रो नोट है और टेम्परेचर उस वक्त क्या है? टी नोट है। बाद में टेम्परेचर को हमने इंक्रीज या डिक्रीज किया, चेंज किया, तो इसका रेसिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? असल में रेसिस्टिविटी चेंज होता है, इसीलिए रेसिस्टेंस चेंज होता है, ना कि रेसिस्टेंस चेंज होता है इसीलिए रेसिस्टिविटी। ये जो है ना, ये रो के वजह से आर आता है, ध्यान से, आर के वजह से रो नहीं आता है। तो रो में चेंज हुआ था, इसीलिए आर में चेंज हुआ। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, बार बार बोल रहे हैं। तो रो के वजह से आर होता है। जो भी हो, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिएगा। जिस तरह से रेसिस्टेंस रिलेटेड है आपका टेम्परेचर डिफरेंस से, उसी तरह से रेसिस्टिविटी भी, ये क्या है? रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टिविटी जो पहले था, इनिशियली था, प्लस इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा वही है टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंटू टी माइनस टी नोट, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या करना है आपको? डिफरेंस लेना है, 20 माइनस 10 लेकर के यहाँ पे रख देना है। क्लियर है? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये क्या है, कौन क्या है लिख दिया है यहाँ पे। आर क्या है ना? रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी और रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी नोट। टी नोट टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस को आर नोट बोल रहे हैं, टी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस को आर बोल रहे हैं। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है, सब लिख दिया गया। क्लियर है? अब देखिएगा, जो रेसिस्टेंस होता है बाबू, वो कंडक्टर में भी होता है, सेमी कंडक्टर में भी होता है। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेसिस्टेंस घटता है, जबकि सेमी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ता है, रेसिस्टेंस घटता है। लेट मी रिपीट, अगर कोई कंडक्टर है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? रेसिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। नहीं, टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। किसमें? कंडक्टर। कंडक्टर अगर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर यहीं पे सेमीकंडक्टर आ जाए, इसके पीछे का लॉजिक अलग है, और टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, माने कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर का केस, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब कंडक्टिविटी घटता है। टेम्परेचर बढ़ने से करंट कम फ्लो होता है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो कम फ्लो होगा। चलिए, बात ये सब छोटी मोटी बातें हैं जो आप लोग थ्योरीज में पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब किरचॉफ लॉ जो है ना, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है भाई। इसमें दो रूल आप पढ़े हो, जंक्शन रूल और एक है लूप रूल। इसको आप क्या बोलते हो? KCL, किरचॉफ करंट लॉ। और लूप रूल को आप क्या बोलते हो ना? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इस नाम से भी आप जानते हो। तो करंट लॉ क्या कहता है कि कोई जंक्शन पे जितना करंट आएगा उस जंक्शन से उतना करंट निकलेगा। तो देखिए यहां ड्राइंग बना हुआ है, ये जंक्शन है, इस जंक्शन में कितना करंट जा रहा है? I1 जा रहा है, I2 माने आ रहा है, इस जंक्शन पे आ रहा कौन कौन? I1, I2 और कौन आ रहा है? I4। देखिए लिख दिए हैं I1 प्लस I2 प्लस I4। जितना करंट आएगा उतना करंट निकलेगा भी, मतलब I3 और I5 जा रहा है, ये दोनों को सम करने के बाद जो भी होगा इन दोनों के बराबर होगा, इन तीनों के बराबर होगा। मतलब जितना करंट आएगा, मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट आया, कितना भी रास्ता से आया उससे मतलब नहीं है, तो 10 एम्पियर करंट निकलेगा। सिंपल बात है, ये वही कह रहा है, डेफिनेशन लिख दिया है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ करेंट्स इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, जंक्शन में जितना करंट इन करेगा उतना करंट आउट होगा। क्लियर है? अब KVL क्या है? एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन पूरे बड़े टॉपिक में लॉजिक एक ही है। लॉजिक क्या है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द क्लोज्ड लूप इज जीरो। अलोंग अ क्लोज्ड लूप, याद रखिएगा, अगर कोई सर्किट क्लोज नहीं है, ओपन है कहीं से भी, ये सर्किट है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सेल लगा देते हैं, मान लीजिए एक सेल लगा दिए हैं ये, ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ पे स्विच ऑफ करके रखे हैं, तो KVL नहीं लगेगा। KVL कहाँ लगेगा? जब स्विच आप ऑन कीजिएगा। तो सर्किट क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। सर्किट क्लोज हो चुका है। तो इस पूरे लूप में जो पोटेंशियल क्या होगा उसका सम होगा। पोटेंशियल का सम क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा? जीरो होगा। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए, ऐसे बोलिए, पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप इज जीरो। अच्छा, अप्लाई करने का तरीका क्या है? नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे क्लियर करके लिख दिया है, प्रैक्टिस NCERT क्वेश्चंस। इस टॉपिक का कम से कम NCERT के जितने क्वेश्चंस है उसको लगा के जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक का जो थ्योरी है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। थ्योरी बस इतना ही है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग अ क्लोज लूप या क्लोज्ड सर्किट इज जीरो। ये थ्योरी को अप्लाई करके आप सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं। सो आई होप सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। आज आपका चैप्टर 3 का माइंड मैप क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, इसका भी, इसके पहले सारे चीज का स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर वीडियो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।